हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसके चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज भी हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के एक आदर्श स्रोत के गुण क्या है, ये आपसे पूछा गया है। आपको इसका उत्तर देना है। अगर हम आइडियल सोर्स की बात करें, यानी आदर्श स्रोत की बात करें, तो ऐसा स्रोत आदर्श स्रोत होगा जो कि रिन्यूएबल हो, यानी ऐसा स्रोत जो कि नवीनीकरणीय हो, यानी कभी भी यूज करने के बाद आपका वो खत्म ना हो पाए, हम उसका बार बार यूज कर सकें। दूसरा, वो हमारे जो पर्यावरण है उसे नुकसान ना पहुंचाए, जैसे उसे पॉल्यूट ना करे, उसे दूषित ना करे। आपका जो एनर्जी का स्रोत होना चाहिए वो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, यानी वो आपको आसानी से कम दामों में प्राप्त हो जाना चाहिए, वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाना चाहिए। तो ये कुछ जो है क्वालिटीज है, कुछ गुण हैं आइडियल सोर्स के, यानी आदर्श स्रोत के। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका जब आप आंसर लिखेंगे वो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। द इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। ऊर्जा के एक आदर्श स्रोत के महत्वपूर्ण गुण है, पहला, इट शुड बी अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत होना चाहिए, यानी कि आप इसे बार बार यूज कर पाए, ये एक बार यूज करने से या प्रयोग करने से इसका खत्म ना हो। नेक्स्ट है, इट शुड बी पोल्यूशन फ्री। ये प्रदूषण रहित या प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। इट शुड बी इकोनॉमिकल, ये किफायती होना चाहिए। और इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, यानी ये आपको आसानी से प्राप्त हो जानी चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटीज है आइडियल सोर्सेज की। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर। Are there places where solar cookers would have limited utility? सोलर कुकर का उपयोग करने के क्या फायदे और नुकसान हैं? क्या ऐसे स्थान हैं जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता हो? तो यानी कि आपको एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बताने हैं सोलर कुकर के, और आपको ये बताना है कि क्या ऐसे जगह हैं जहां हम इसे जो है लिमिटेड यूज कर सके, यानी जहाँ पे इसकी सीमित उपयोगिता है। अगर हम सोलर कुकर की बात करें, तो जो आपका सोलर कुकर होता है वो बेसिकली जो है सौर ऊर्जा का प्रयोग करके खाने को पकाते हैं, यानी कि इसके लिए आपको सौर ऊर्जा की जरूरत होगी। और ये क्या है, आपका एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, तो सोलर एनर्जी क्या है, पोल्यूशन फ्री होती है। यानी अगर आप सोलर कुकर का यूज कर रहे हैं तो आप ऐसी एनर्जी का यूज कर रहे हैं, एक ऐसी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं जो कि प्रदूषण रहित है, जो किफायती है, आपको इजीली अवेलेबल है, ठीक है। और क्या है इसमें, आप इसको जो है आप जो है इससे क्या हो सकता है, आपको काफी सारी चीजों में फायदा हो सकता है। और क्योंकि जो आपका सोलर कुकर है, ये जब इसमें खाना बनता है तो उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो जिस कारण अगर हम इसमें खाने को पकाते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि आप सोलर कुकर में खाना तभी बना सकते हैं जब आपके पास सौर ऊर्जा हो,
यानी अगर बादल भरा दिन हो तो ऐसे दिन में आप खाना नहीं बना पाए। इसी तरीके से अगर हम बात करें सोलर कुकर की, तो सोलर कुकर जो है वो क्या है, एक आपका एक महंगा ऑप्शन है, एकदम से आप इसे खरीद नहीं सकते। नेक्स्ट, अगर हम सोलर कुकर की बात करें, सोलर कुकर का उपयोग हर जगह नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग हम सिर्फ उन्हीं जगहों में कर सकते हैं जहाँ पे सनलाइट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है या सौर ऊर्जा हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। द एडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर। सोलर कुकर के जो एडवांटेजेस हैं उसके फायदे। द यूज ऑफ सोलर कुकर फॉर कुकिंग फूड सेव्स फ्यूल, यानी सोलर कुकर का उपयोग करके हम खाना पकाने में प्रयोग होने वाले ईंधन को बचा सकते हैं। द यूज ऑफ सोलर कुकर डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक। सोलर कुकर का उपयोग करके हम ये जानते हैं कि ये किसी भी तरीके का जो है धुआं उत्पन्न नहीं करता है। यानी कि क्या करता है, ये धुआं उत्पन्न नहीं करता है, जिस कारण ये हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, ड्यू टू विच द एनवायरनमेंट ऑल्सो डज नॉट गेट पोल्यूटेड, जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा पर्यावरण है, वो भी दूषित नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है, व्हेन फूड इज कुक्ड इन अ सोलर कुकर इट्स न्यूट्रिएंट्स डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। दिस इज बिकॉज इन अ सोलर कुकर फूड इज कुक्ड एट कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर। यानी जब खाना पकता है तो जो आपका सौर कुकर होता है या सोलर कुकर होता है, इसमें जब हम इसे पकाते हैं तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके जो पोषक तत्व होते हैं वो खत्म नहीं होते। इसी कारण अगर हम सोलर कुकर की बात करें, ये बेसिकली इसलिए होता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स खत्म इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जो आपका खाना पकता है वो बहुत कम टेम्परेचर पे पकता है। तो कम टेम्परेचर पे पकता है तो यही कारण है कि जो खाने के न्यूट्रिएंट्स हैं वो बचे रहते हैं। इन अ सोलर कुकर अप टू 4 फूड आइटम कैन बी कुक्ड एट द सेम टाइम। यानी सौर कुकर में आप एक समय में 4 खाने या 4 तरीके के खानों को बना सकते हैं। नेक्स्ट, द एडवांटेजेस ऑफ अ सोलर कुकर। द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सोलर कुकर, यानी जो सोलर कुकर है उसके डिसएडवांटेज यानी उसकी हानियां। द बॉक्स टाइप सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज टू मेक चपातीज। आप सोलर कुकर का प्रयोग करके रोटियों को नहीं पका सकते। क्यों नहीं पका सकते? क्योंकि अगर हम रोटियों की बात करें तो रोटियों को पकने के लिए एक हाई टेम्परेचर फ्लेम की जरूरत होती। वहीं जो सोलर कुकर है इस पे जब खाना पकता है तो कम टेम्परेचर, कम तापमान में खाना पकता है। द बॉक्स टाइप सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज फॉर फ्राइंग। द लिमिटेड यूटिलिटी ऑफ अ सोलर कुकर इज। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो आपका सोलर कुकर होता है इसको आप तलने में प्रयोग नहीं कर सकते। यानी आप इसमें पकौड़े नहीं बना सकते हो, आप इसमें पूरियां नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि जो सोलर कुकर है वो उस पे जो है टेम्परेचर कम होता है। यानी जब आप सोलर कुकर की बात करें तो सोलर कुकर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो कम होता है। तो इतना तापमान पर्याप्त नहीं होता है खाने को तलने के लिए या पकोड़ों को तलने के लिए, पूरियों को तलने के लिए। इसलिए हम इसका उपयोग फ्राई करने के लिए नहीं कर सकते हैं, और स्पेशली डीप फ्राई तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। द लिमिटेड यूटिलिटी ऑफ अ सोलर कुकर इज। अब सोलर कुकर की जो यूटिलिटी है उसके बारे में हम बात करते हैं। द सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज टू कुक द फूड ड्यूरिंग नाइट टाइम। सोलर कुकर से आप रात के समय में खाना नहीं पका सकते, क्योंकि रात के समय आप जानते हैं कि आसमान में सूर्य नहीं होते, सूरज नहीं होता है, तो हमें सोलर एनर्जी नहीं मिलती। यही कारण है कि रात को हम खाना नहीं पका सकते। और जो आपका सोलर कुकर है
जैसे कि हम जब चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हमने ये देखा था कि जो सोलर कुकर है उसमें क्या होता है, आपकी जो सन रेज होती हैं, सूर्य की किरणें जो होती हैं वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होके जो है आपके कुकर के अंदर पड़ती है, जिससे क्या होता है सारी की सारी रेज एक जगह कंसंट्रेट करती है या फोकस करती है, जिससे क्या होता है आपके सोलर कुकर का तापमान बढ़ता है और आप खाना पका पाते हैं। तो जब रात के समय की बात करें सूर्य तो होगा ही नहीं, तो खाना बनाना हमारे लिए टफ हो जाएगा। इफ द डे स्काई इज कवर्ड विथ क्लाउड्स even then the solar cooker cannot be used to cook the food। यानी अगर हम दिन की बात करें, दिन में अगर बादल भरा हुआ हो आसमान, तो तब भी हम सौर कुकर से में खाना नहीं बना सकते, क्योंकि हमें सनरेज नहीं प्राप्त हो रही है, जिससे आपके कुकर में टेम्परेचर क्रिएट नहीं हो पाएगा और खाना नहीं पक पाएगा। The direction of reflector of solar cooker has to be changed from time to time to keep it facing the sun। अगर हम सोलर कुकर की बात करें तो सोलर कुकर का रिफ्लेक्टर आपको पूरे दिन भर क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है, जिस कारण दिन और रात होते हैं। अगर हम दिन और रात की बात करें तो हमने बचपन से ये पढ़ा है कि सूर्य क्या होता है आपका पूरब में जो है ईस्ट में या पूरब में उगता है और वेस्ट पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो बेसिकली ये जो आपको पता है कि जो सूर्य है वो ईस्ट से उगता है और वेस्ट में डूब जाता है, तो ये बेसिकली पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, घूर्णन के कारण होता है। तो पूरे दिन में, क्योंकि रात दिन जो है घूर्णन की वजह से हो रहे हैं, तो पूरे दिन भर में हर एक टाइम पे जो सूर्य की जो पोजीशन होगी, उसकी जो स्थिति होगी वो अलग अलग हो। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सोलर कुकर में सन रेज चाहिए ताकि सन की रेज प्रॉपर पड़ पाए सोलर कुकर में और खाना जो है बन पाए, इसलिए हमें सोलर कुकर को घुमाना पड़ेगा और इसके जो रिफ्लेक्टर है उसे सही पोजीशन पे एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि खाना प्रॉपर तरीके से बन पाए। तो यही कारण है कि अगर हम बात करें सोलर कुकर की तो आपको समय समय पर इसकी जो डायरेक्शन है, इसके रिफ्लेक्टर की जो डायरेक्शन है उसे बदलनी पड़ेगी। सोलर कुकर के फायदे, भोजन पकाने के लिए सोलर कुकर के उपयोग से ईंधन की बचत होती है। सोलर कुकर के प्रयोग से धुआं नहीं निकलता है, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। जब सौर कुकर में भोजन पकाया जाता है तो उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोलर कुकर में खाना तुलनात्मक रूप से कम तापमान पर पकाया जाता है। एक सौर कुकर में एक ही समय में 4 खाद्य पदार्थ तक पकाए जा सकते हैं। सोलर कुकर के नुकसान, बॉक्स प्रकार के सोलर कुकर का उपयोग चपाती बनाने में नहीं किया जा सकता। बॉक्स प्रकार के सोलर कुकर का उपयोग तलने के लिए नहीं किया जा सकता। सौर कुकर की सीमित उपयोगिताएं हैं। सोलर कुकर का उपयोग रात के समय खाना पकाने के लिए नहीं किया जा सकता है। यदि दिन आसमान बादलों से ढका हो तो भी सौर कुकर का उपयोग भोजन पकाने के लिए नहीं किया जा सकता है। सौर कुकर के परावर्तक की दिशा समय समय पर बदलनी पड़ती है ताकि इसे सूर्य की ओर रखा जा सके। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, What are the environmental consequences of the increasing demand of energy? What steps would you suggest to reduce energy consumption? यानी ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है। यानी आपको ये बताना है कि जो ऊर्जा की यूटिलाइजेशन हो रहा है और
इसकी डिमांड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो इस कारण हमें क्या है, ऊर्जा की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो इसकी वजह से जो है हमारे पर्यावरण में क्या फर्क पड़ रहा है, ये आपको बताना है, इस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे, यानी आपको ये बताना है कि अगर आप ऊर्जा की जो खपत है उसे अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप कौन कौन से इसके लिए उपाय आपको बताएं। तो अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, क्योंकि हम सोलर एनर्जी है आपके सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी हो गई आपकी, विंड एनर्जी हो गई, ठीक है, पेट्रोल डीजल जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हो गए, इनका हम उपयोग करें। और समय के साथ क्या हो रही है, डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है। तो इस कारण क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे अगर हम फॉसिल फ्यूल की बात करें, तो अगर हम फॉसिल फ्यूल का अगर इस तरीके से यूज करते जाएंगे और डिमांड भी इसकी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की डिमांड बढ़ रही है, कोयले की डिमांड बढ़ रही है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है, ठीक है, और ये भी जो आपके फ्यूल्स है ये भी खत्म हो रहे हैं। वहीं अगर हम बायोमास की बात करें, तो बायोमास में अगर हम लकड़ी का यूज करते हैं, ठीक है, तो लकड़ी का यूज करते हैं तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, जिस कारण क्या हो रहा है, पेड़ों की संख्या कम हो रही है, जंगल कम हो रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है कि इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात करें, अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं, जल विद्युत संयंत्र बनाते हैं, तो उनसे भी हमारे एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ता है, उससे क्लाइमेट में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और उससे क्या है, जिस जगह पे आपके हाइड्रो पावर प्लांट या डैम बांध बनाए जाते हैं, तो ये हमने देखा है कि जब ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा की जरूरतें हैं उसे पूरा करना है, तो वहाँ की जो लोग हैं उन्हें वहाँ से विस्थापित किया जाता है, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, उस पर फर्क पड़ता है, वहाँ के क्लाइमेट पे फर्क पड़ता है। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमारी एनर्जी की डिमांड के कारण हम पर्यावरण में देख सकते हैं। Exploiting any source of energy disturbs the environment in some way or the other, यानी किसी भी ऊर्जा के स्रोत को का ज्यादा यूज करना, उसका खनन करना, इससे क्या हो सकता है, जो हमारा पर्यावरण है वो एक या दूसरे तरीके से उसे इफेक्ट पड़ सकता है। The source we would choose depends on factors such as the case of extracting energy from that source, the economics of extracting energy from the source, the efficiency of technology available, and the environment damage that will be caused by using that source. यानी अगर हम स्रोत का उपयोग करते हैं तो ये जो है हम कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं इसको कि हम कौन सा स्रोत का यूज करें, ठीक है, कि हमें किस तरीके से वो स्रोत मिलेगा, हम उसे कैसे ले सकते हैं, उसका जो है कितने का वो आपको पड़ेगा, उसकी कीमत क्या पड़ेगी, वो किफायती होगा या नहीं होगा, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कैसी है। अब इन सब चीजों से क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डैमेज होता है। We cannot depend on fossil fuel for much longer if we manage biomass by replacing the trees we cut down for firewood. We can be assured of the constant supply of energy at a particular rate. यानी हम जो है फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन पे ज्यादा टाइम तक डिपेंड नहीं रह सकते, निर्भर नहीं रह सकते। हम पेड़ों पर निर्भर नहीं रह सकते, पेड़ों की लकड़ियों पर निर्भर नहीं रह सकते आग के लिए, फायर के लिए। और हमें ये भी चाहिए कि जो हमारा एनर्जी है, जो हमारी ऊर्जा है वो स्थिर रहे, यानी हमें लगातार मिलती रहे। Renewable energy is available in our nature environment in the form of some continuing or repetitive current of energy. यानी अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, नवीनीकरणीय ऊर्जा की बात करें, तो ये हमारे नेचर पर या हमारे पर्यावरण पे जो है
बार बार हमें प्राप्त हो सकता है और is stored in such large underground reservoirs that the rate of depletion of reservoir because of extraction of usable energy is particularly practically negligible। और ये जो ऐसे स्रोत हैं, अगर हम इसको स्टोर करके भी रखते हैं तो इससे जो है किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता। ऊर्जा के किसी भी स्रोत का दोहन किसी न किसी रूप में पर्यावरण को अस्त व्यस्त कर देता है। हम जो स्रोत चुनेंगे वह उस स्रोत से ऊर्जा निकालने के मामले, स्रोत से ऊर्जा निकालने का अर्थशास्त्र, उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता और उस स्रोत का उपयोग करने से होने वाले पर्यावरणीय क्षति जैसे कारकों पर निर्भर करता है। हम अधिक समय तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। यदि हम जलाऊ लकड़ी के लिए काटे गए पेड़ों को बदलकर बायोमास का प्रबंध करते हैं तो हमें एक विशेष दर पर ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति का आश्वासन दिया जा सकता है। नवीनकरणीय ऊर्जा हमारे प्राकृतिक वातावरण में ऊर्जा के कुछ निरंतर या दोहराव वाले प्रवाहों के रूप में उपलब्ध है या इतने बड़े भूमिगत जलाशयों में संग्रहित है कि उपयोगी ऊर्जा के निष्कर्षण के कारण जलाशयों की कमी की दर व्यवहारिक रूप में नगण्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, but still everybody discuss about the energy crisis because ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हर कोई ऊर्जा संकट के बारे में चर्चा करता है क्योंकि आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट फॉर्म कॉन्टिन्यूसली, ऊर्जा लगातार अलग अलग रूप में बदलती है या अलग अलग रूपों में रूपांतरित होती। यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग इन लेस यूजेबल फॉर्म, ऊर्जा का उपयोग करने योग्य रूप कम उपयोग करने योग्य रूप में परिवेश में फैल गया है। एनर्जी इज कंज्यूम्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, ऊर्जा खपत की जाती है और फिर से उपयोग नहीं की जा सकती है। ऑल ऑफ दीज यानी ये सब। अगर हम ऊर्जा की क्राइसिस की बात करें या ऊर्जा के संकट की बात करें तो हमें जो है ये आपका एक जो है साइंटिफिक स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी जो आपकी ऊर्जा है उसे हम ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते, वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती। पर लेकिन तभी भी हम ऊर्जा के संकट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हम ऊर्जा के स्रोतों को कंज्यूम करते हैं, उनका उपभोग कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहे, खत्म हो रहे, जिनके कारण क्या हो रहा है, पोल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, पोल्यूशन भी हो रहा है, खत्म भी हो रहे हैं वो। और जब वो खत्म हो रहे हैं क्योंकि वो ऊर्जा के स्रोत है, वो खत्म हो रहे हैं, तो हमारे पास आगे के लिए हमें कुछ ऑल्टरनेटिव देखना पड़ रहा है, नई चीजों की खोज करनी पड़ रही है। क्योंकि हम ये जानते हैं जैसे कि आपका जीवाश्म ईंधन हो गया, ये एक ऐसा यानी फॉसिल फ्यूल एक ऐसा जो है ईंधन है जो कि हम यूज करते जा रहे हैं और ये पोल्यूशन कर रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और हमारी जो आगे की जनरेशन है उनके पास भी ये मतलब बहुत लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध होगा। तो यही कारण है कि हम एनर्जी क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि एनर्जी क्राइसिस के लिए अगर हम बात करें तो जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरित हो रही है, ये हम जानते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें कि कुछ जो है एनर्जी का यूज जो जिसका यूज हम नहीं कर सकते, वो हमारे सराउंडिंग में लेस यूजेबल फॉर्म में वो चला जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। एनर्जी को जब हम एक बार यूज कर रहे हैं उसे दोबारा से नहीं
हम प्राप्त कर पा रहे हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। यानी जो आपका ये स्टेटमेंट है इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड हैव, ऊर्जा का एक आदर्श स्रोत होना चाहिए। पहला है हायर कैलोरीफिक वैल्यू, उच्च कैलोरी मात्रा। सेकंड है इजी ट्रांसपोर्टेबिलिटी, यानी आसान परिवहन क्षमता। तीसरा है इजी एक्सेसिबिलिटी, यानी आसानी से मिल सके। चौथा है ऑल ऑफ दीज, यानी ये सब। अगर हम आदर्श स्रोत की बात करें, आदर्श ऊर्जा के स्रोत की बात करें, तो ऐसी ऊर्जा का स्रोत जिससे हमें जो है कैलोरीफिक वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, यानी जिससे हमें अच्छी हीट मिल पाएगी, जिससे हमें अच्छी क्वांटिटी की हीट मिलेगी, ऐसा एक आइडियल फ्यूल होता है जिसको हम इजीली इधर से उधर ले जा सके, जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, जो सस्ता हो, इकोनॉमिकल हो। ऐसा जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो एक आइडियल सोर्स होता है, यानी आदर्श स्रोत होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो भी बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी आपका सही है। यानी कि आपका जो आंसर है वो आंसर डी होगा, यानी ऑल ऑफ दीज। अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें, यानी कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि अगर हम इस स्रोत को का यूज करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी एनर्जी का सोर्स है उसका हम यूज करते हैं तो हमें अच्छे अमाउंट में हीट मिलती है। तो ये आपकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी भी स्रोत की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी तो वो हमें अच्छे अमाउंट में हीट दे पाएगा। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है फॉसिल फ्यूल और जीवाश्म ईंधन है। पहला है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का गैर नवीनीकरणीय स्रोत। दूसरा है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत। सी है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ए और बी। और डी है नाइदर ए नॉर बी, यानी ना ए और ना बी। तो अगर हम फॉसिल फ्यूल की बात करें, जीवाश्म ईंधन की बात करें, जिसमें आपका कोल, पेट्रोल और डीजल आता है, यानी कोयला, पेट्रोल और डीजल आता है, तो हम ये जानते हैं ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी के, यानी ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिनका हम अगर एक बार उपयोग कर लेंगे तो फिर वो हमें दोबारा से प्राप्त नहीं हो पाएंगे, या आसानी से क्या हो जाते हैं, यूज करके खत्म हो जाते हैं, और इनको दोबारा बनने में भी बहुत समय लगता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें जीवाश्म ईंधन की, तो जीवाश्म ईंधन जो है जैसे कि इसे बहुत ज्यादा समय लगता है बनने में, तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, जिस कारण जो है इसका जो है रिन्यूएबल जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी चल जाती है। इसी कारण हम इसे नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं ऊर्जा। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का गैर नवीनीकरणीय स्रोत। अब हमारा अगला प्रश्न है डेड ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन, मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की प्रेजेंस में, एब्सेंस ऑफ एयर, जो वायु है उसकी अनुपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की उपस्थिति में, या डी नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करें पेट्रोल और नेचुरल गैस की, तो ये हमने पढ़ा है कि जो आपके जीव होते हैं, मृतक जीव होते हैं, वो क्या होते हैं, वो दब जाते हैं, पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं। और क्योंकि पृथ्वी के नीचे आपका वायु नहीं है, एयर नहीं है, तो वहां पे उस पर हीट और प्रेशर यानी ऊष्मा और दाब दोनों लगते हैं, और एयर भी नहीं है, जिस कारण क्या होता है, जो ये मृतक जीव है
ये करोड़ों साल में पेट्रोल और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें पेट्रोल और प्राकृतिक गैस की, ये हमें मृत जीवों के दबने के कारण उसमें जो टेम्परेचर और प्रेशर लगता है उसके कारण, और ये जो टेम्परेचर और प्रेशर जो लगता है इन मृत जीवों में, डेड ऑर्गेनिज्म में, ये हवा की या वायु की एब्सेंस में, वायु की अनुपस्थिति पे लगता है। तो क्या होता है, आपके जो मृतक जीव है ये पेट्रोल और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको ऑप्शन बी होगा, यानी एब्सेंस ऑफ एयर, यानी वायु की अनुपस्थिति। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।